तो आज का अपना नया टॉपिक है विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। ये आपका 2 पार्ट्स में होगा ये वीडियो कंप्लीट, ठीक है। तो पहला है इसका विद्युत आवेश की योज्यता। योज्यता का मतलब होता है एड, इसको बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो विद्युत आवेश की योज्यता का मतलब ये होता है कि किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश, किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों की अलग अलग बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब मैं इसे समझा देती हूँ कि किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश, ये कोई निकाय है, इसमें जितने भी आवेश उपस्थित है, किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उसमें उपस्थित अलग अलग आवेशों, अलग अलग आवेश Q प्लस 2Q माइनस Q 3Q, ठीक है। जहां कुछ नहीं होता वहां प्लस होता है, उनके योग के बराबर होता है। तो टोटल मिला के Q कितना होगा? Q प्लस 2Q माइनस Q प्लस 3Q, ठीक है। तो फिर देखो करो, ये तो प्लस माइनस कट गया, कितना बचा आंसर? 5Q। तो इस निकाय के अंदर टोटल चार्ज कितना है? 5Q। आ गया समझ में? इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और ये बोर्ड एग्जाम में भी आता है कि यदि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि किसी निकाय में, हिंदी में भी दे सकता है कि किसी निकाय में ये आवेश उपस्थित है, तो कुल आवेश बताइए। तो कुल आवेश कैसे निकालोगे? ये देखिए, Q इज इक्वल टू Q माइनस 2Q 5Q को ऐड करना है अपने को। तो माइनस लग रहा है तो माइनस लगा दो, यहाँ कुछ भी नहीं लग रहा तो प्लस लग जाएगा, यहाँ भी कुछ नहीं लग रहा तो प्लस लग जाएगा। इनको ऐड करो, माइनस Q प्लस 11Q कितना आया? 10Q, ठीक है। एक तो ये इसका एग्जाम्पल है, एक दूसरा एग्जाम्पल और है, देखो इसका, कि जैसे ये आपको एक निकाय दे दिया, निकाय दे दिया, यहां पर ये आवेश है। अब पूछ रहा है कि कुल निकाय बताइए, कुल निकाय का आवेश बताइए। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसका पूछा है आपसे? इस निकाय का पूछा है ना, इस निकाय का पूछा है। तो इस आवेश से हमें कोई मतलब नहीं है। कई बच्चे क्या करेंगे, इसको 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 ऐड करके आंसर आ गया 4Q। गलत है ये। इस निकाय की बात हो रही है तो सिर्फ इसी निकाय पर आप ध्यान दोगे तो जो इसका टोटल आंसर होगा वो होगा 2Q माइनस Q इज इक्वल टू Q। ये एक तरीके से आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है आपका विद्युत आवेश का संरक्षण। तो ये तो हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 8वीं 9वीं क्लास से, 8 9 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं ऊर्जा का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। तो ऊर्जा का संरक्षण क्या होता था? ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, इसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। वही आवेश का संरक्षण नियम है कि विद्युत आवेश को ना तो खत्म किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये हमेशा कैसा रहता है? संरक्षित रहता है। यही विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम है। तो ये दोनों टॉपिक आपको आ गए समझ में? तो अपना थर्ड टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण, और ये पार्ट है 11 आपका, ठीक है। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझना है अपने को, क्योंकि इसके अंदर एक एक्सेप्शनल केस भी अपने पास है। एक्सेप्शनल केस क्या है कि यह माना जाता है कि जो आवेश होता है वो पूरे रूप में होता है, कभी भी आधा अधूरा नहीं होता है। अब पूरे रूप का मतलब 1 2 3 4, बट ऐसा नहीं होना चाहिए 1/2 1/4 1/5 2/3, मतलब कि पूर्णांक संख्या अपन बोल सकते हैं। पूर्ण संख्या जितनी भी होंगी वो इसके अंदर आनी चाहिए। तो इसके लिए एक प्रयोग बताया गया है, एक फॉर्मूला बताया गया है, Q बराबर प्लस माइनस NE, कि जो आवेश होता है कुल आवेश वो बीजगणितीय संख्या के पूर्णांक के बराबर होता है, ठीक है। अभी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। अगर कोई चीज दी जा रही है तो धनात्मक आवेश आएगा, ली जा रही है तो ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो 0 नहीं होगी, 1 2 3 इस टाइप से होगी। तो जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट। यही आवेशों का क्वांटीकरण है। अब कई बच्चे क्वेश्चन उठा सकते हैं कि ऐसा क्या कभी होता ही नहीं है कि आवेश हमेशा पूर्ण संख्या में ही आए, कभी आधी अधूरी संख्याओं में भी आए?
तो इसके लिए अलग से एक नोट है, इस नोट को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब इसे ढंग से समझा रही हूं मैं, इसे ध्यान दे थोड़ा सा इस बात के ऊपर कि नोट क्या है कि जो आधे अधूरे चार्ज है वो दो हैं, एक तो है माइनस की E/3 और एक है प्लस 2E/3। ध्यान रखना बस ये दो ही हैं, माइनस E/3 प्लस 2E/3। इन कणों का नाम अलग है बेटा, क्वार्क कण बोलते हैं इनको। इनको क्या कहा जाता है? क्वार्क कण, ठीक है। अगला, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? टेंथ क्लास या 9th क्लास में पढ़ा होगा ना मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तो वो है ये मिलिकन तेल बूंद विधि, ठीक है। यहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसको अपन बोलते हैं क्वार्क कण। तो आवेशों का क्वांटीकरण क्या होगा? आवेशों के क्वांटीकरण के अनुसार जो आवेश होता है वो हमेशा किसी बीजगणितीय संख्या के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहां n बराबर होता है 1 2 3 4 5 सो ऑन। Q बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। दो कण अपने यूनिवर्स में है, माइनस की E/3 प्लस के 2E/3, जिनको अपन क्या कहते हैं? क्वार्क कण कहते हैं। और ये किसने दिए थे? मिलिकन ने तेल बूंद विधि के अंदर ये हमें बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण खत्म होते हैं। एक चौथा गुण और है विद्युत आवेश की निश्चलता का नियम, ठीक है। अब आवेशों की निश्चलता का नियम के लिए आप देखो इधर देखिए, निश्चलता पे जाना है अपने को। निश्चलता, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनवेरियंस। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनवेरियंस। इसके अकॉर्डिंग क्या है? इस नियम के अकॉर्डिंग कि वेग का, द्रव्यमान का कोई प्रभाव आवेश के अंदर नहीं पड़ता है। मतलब कि एक आवेश यदि आपने ऐसे हाथ में लिया हुआ है, ठीक है, अब आप चाहे इसे कितनी भी स्पीड से आगे लेके जाए, पीछे लेके जाए, भागे कूदे, कुछ भी करें, इस आवेश के मान पर कोई प्रभाव वेग का नहीं पड़ेगा। यही आवेशों की निश्चलता का नियम है। तो आवेशों की निश्चलता का नियम क्या है कि जो आवेश का मान होता है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। आप चाहे उसे कितनी भी वेलोसिटी से चलाएं, चाहे आप रुके रहें, चाहे आप भागें, लेकिन जो आवेश का मान है वो हमेशा कैसा रहेगा? निश्चित रहेगा। यदि 2 कूलाम का कोई चार्ज है तो उसका मान 2 कूलाम ही रहेगा, उसके ऊपर वेलोसिटी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लॉ ऑफ इनवेरियंस का मतलब है नो स्पीड इफेक्ट, वेग का कोई प्रभाव नहीं। Q का मान गतिशील अवस्था में और विराम अवस्था में कैसा रहता है? समान रहता है, ठीक है। ये आपके आवेशों के मूलभूत गुण खत्म हो गए। हाँ, तो अपन ने पढ़ लिया था कूलाम का नियम। था, हम देखते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। और एक होती है माध्यम की विद्युतशीलता। तो जब आपको बता दिया जाए कि ये चीज निर्वात में रखी हुई है, ठीक है, निर्वात में रखी हुई है, तो आप इसकी जगह यूज में लोगे एप्सिलॉन 0। जो अपन एप्सिलॉन यूज में लेते हैं ना, वहां लोगे एप्सिलॉन 0। और यदि आपको बता दिया जाए कि कोई चीज माध्यम में रखी हुई है तो हम यूज में लेंगे एप्सिलॉन, ठीक है। और जो ये एप्सिलॉन होता है इसका मान होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। ये ध्यान रखना है अपने को कि जब निर्वात हो तो एप्सिलॉन 0, माध्यम हो तो एप्सिलॉन, और जो एप्सिलॉन का मान है वो होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। देखो यदि आपका कोई भी पार्ट स्किप हो जाता है ना, तो ध्यान रखना, मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए पार्ट नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप पार्ट नंबर से पता कर लेना, वरना अपनी जो 12th क्लास की बुक है वहां से खोल लेना। टॉपिक वाइज टॉपिक आ रहे हैं आपके टॉपिक्स,
ठीक है। और फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप आराम से पूछ सकते हो कि कहाँ समस्या आ रही है। ठीक है, ऐसा नहीं समझ में नहीं आ रहा है फिर भी पढ़े जा रहे हो। अगर एक चीज समझ में नहीं आई ना तो अगली चीज में ध्यान खराब हो जाएगा, फिर फिजिक्स लगेगी आपको टफ। तो इससे अच्छा आप ये करना कि जो भी समझ में नहीं आया ना आप मुझसे पूछ लेना। वैसे 100% श्योरिटी है कि आपको कोई भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। मैं उसी हिसाब से आपको समझा रही हूँ कि आपको कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, निर्वात हो तो एप्सिलॉन 0 और माध्यम हो तो एप्सिलॉन लिखना है सिर्फ, जिसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब इसे कैसे यूज में लेते हैं वो देखो। यदि मैं माध्यम की बात करूं, माध्यम में बल, माध्यम में बल क्या आएगा देखो, एफ एम, माध्यम के लिए एम लगाओगे, फॉर्मूला क्या था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन माध्यम में के की वैल्यू 1 अपॉन, यहाँ लिखोगे चूंकि के बराबर क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आप किस में ले रहे हो, माध्यम में, तो माध्यम में क्या होगा, ओनली एप्सिलॉन। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर वही, क्योंकि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब एक तरीके से देखा जाए तो ये देखो, ये वाली चीज क्या बन रही है, ये बता सकते हो आप। निर्वात में बल बन रही है ना ये, निर्वात में बल, तो अपन क्या लिख सकते हैं, कि जैसे जैसे माध्यम बढ़ेगा बल का मान कम हो जाएगा। निर्वात में बल अधिक लगता है और जैसे जैसे माध्यम बढ़ेगा बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आ गए आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई। ये है बस इसकी थ्योरी। अब आपका नेक्स्ट फेज आएगा डेरिवेशन का। दो बिंदु आवेशों के मध्य आप बल ज्ञात करोगे, वो भी बहुत बड़ा डेरिवेशन है। ठीक है, अभी आप इसको समझ लो बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, तो अपन ने पढ़ लिया था कूलाम का नियम था। अब हम देखते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। और एक होती है माध्यम की विद्युतशीलता। तो जब आपको बता दिया जाए कि ये चीज निर्वात में रखी हुई है, ठीक है, निर्वात में रखी हुई है, तो आप इसकी जगह यूज में लोगे एप्सिलॉन 0। जो अपन एप्सिलॉन यूज में लेते हैं ना, वहां लोगे एप्सिलॉन 0। और यदि आपको बता दिया जाए कि कोई चीज माध्यम में रखी हुई है तो हम यूज में लेंगे एप्सिलॉन। ठीक है, और जो ये एप्सिलॉन होता है इसका मान होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। ये ध्यान रखना है अपने को कि जब निर्वात हो तो एप्सिलॉन 0, माध्यम हो तो एप्सिलॉन, और जो एप्सिलॉन का मान है वो होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। देखो, यदि आपका कोई भी पार्ट स्किप हो जाता है ना तो ध्यान रखना, मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए पार्ट नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप पार्ट नंबर से पता कर लेना, वरना अपनी जो 12th क्लास की बुक है वहां से खोल लेना। टॉपिक वाइज टॉपिक आ रहे हैं आपके टॉपिक्स। ठीक है, और फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप आराम से पूछ सकते हो कि कहाँ समस्या आ रही है। ठीक है, ऐसा नहीं समझ में नहीं आ रहा है फिर भी पढ़े जा रहे हो। अगर एक चीज समझ में नहीं आई ना तो अगली चीज में ध्यान खराब हो जाएगा, फिर फिजिक्स लगेगी आपको टफ। तो इससे अच्छा आप ये करना कि जो भी समझ में नहीं आया ना आप मुझसे पूछ लेना। वैसे 100% श्योरिटी है कि आपको कोई भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। मैं उसी हिसाब से आपको समझा रही हूँ कि आपको कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, निर्वात हो तो एप्सिलॉन 0 और माध्यम हो तो एप्सिलॉन लिखना है सिर्फ, जिसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब इसे कैसे यूज में लेते हैं वो देखो। यदि मैं माध्यम की बात करूं, माध्यम में बल, माध्यम में बल क्या आएगा देखो, एफ एम, माध्यम के लिए एम लगाओगे, फॉर्मूला क्या था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन माध्यम में के की वैल्यू 1 अपॉन, यहाँ लिखोगे चूंकि
के बराबर क्या होता है 1/4πε0। लेकिन आप किस में ले रहे हो, माध्यम में, तो माध्यम में क्या होगा ओनली एप्सिलॉन। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R²। फिर वही, क्योंकि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है ε0 εr, तो देखिए 1/4πε0 εr Q1 Q2 अपॉन R²। अब एक तरीके से देखा जाए तो ये देखो, ये वाली चीज क्या बन रही है, ये बता सकते हो आप? निर्वात में बल बन रही है ना, ये निर्वात में बल, तो अपन क्या लिख सकते हैं, कि जैसे जैसे माध्यम बढ़ेगा बल का मान कम हो जाएगा। निर्वात में बल अधिक लगता है और जैसे जैसे माध्यम बढ़ेगा बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई है? ये है बस इसकी थ्योरी। अब आपका नेक्स्ट फेज आएगा डेरिवेशन का। दो बिंदु आवेशों के मध्य आप बल ज्ञात करोगे, वो भी बहुत बड़ा डेरिवेशन है। ठीक है, अभी आप इसको समझ लो बहुत अच्छे तरीके से। तो ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 थी। अब यहाँ अपन देख रहे हैं कि ये हमने मॉडुलस का काम तो कर लिया, लेकिन हमें कैप के लिए कुछ नहीं मिला। तो कैप किसकी वजह से आ रहा है, कैप का मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का इफेक्ट पड़ेगा। तो जो ये इक्वेशन है इसके थ्रू वर्क करेगी। इट मीन्स यदि आप इसको लिखना चाहो तो यहाँ पर एक एरो करके आप ये भी लिख सकते हो कि R21 कैप इज इक्वल टू माइनस के R12 कैप। यहाँ पर आपको समझाने के लिए छोड़ा गया था, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 5 दे दीजिए यहां से हटा के, ये आपके लिए इजी हो जाएगा। वैसे आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यदि डायरेक्ट नहीं लिखना चाहो तो इसको इस तरीके से कर लो, क्योंकि आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो कैप आती है डायरेक्शन की वजह से आती है और डायरेक्शन पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का इफेक्ट पड़ता है। तो आप पुट कीजिए वैल्यू, देखिए F12 सेम, के Q1 Q2 सेम, R12 के स्थान पे क्या लिखेंगे आप, R21 स्क्वायर, R12 के स्थान पर क्या लिखेंगे माइनस R21 कैप। देखिए R21 बराबर माइनस के R12 है, तो R12 क्या हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, माइनस के R21 कैप, माइनस बाहर ले लीजिए, के Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर स्क्वायर R21 कैप। अब आपने नोट कर रखा है ना, उसमें इक्वेशन नंबर 2 देखिए क्या है, यहां लिखना पड़ेगा आपको। वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन 2 F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। ये हो गया प्रूफ। चाहे तो इस लाइन के बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि ये पूरा क्या है, F21 है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ भी प्रूफ हो गया। फोर्स फोर्स, बीच में नेगेटिव आ रहा है, मतलब फोर्स इक्वल है लेकिन कैसे है, डायरेक्शन अपोजिट है। ये इसका कूलाम का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। तो आई होप ये डायरेक्शन जो है आपको समझ में आया होगा। डायरेक्शन का पूरा खेल है इसके अंदर, और ये फर्स्ट डेरिवेशन है फर्स्ट लेसन का। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट पार्ट है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर का मतलब होता है कि ऐसी कोई यूनिट या ऐसी कोई भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। ठीक है, एक एक पॉइंट जो आएगा वो मैं आपको समझाती जा रही हूँ। चाहे बच्चा हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। रहा नोट्स की बात, तो नोट्स मेरी साइट पर अवेलेबल है, वो बाय द चार्जेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है समझने का, क्योंकि आपके पास लिखा हुआ तो काफी जगह मिल जाएगा आपको। ठीक है, मैं हर बार ये चीज बोलती हूँ कि लिखा हुआ कई जगह मिल जाएगा आपको, सिर्फ आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये दूसरे तरीके से भी आता है कि आप कैसे इसके थ्रू न्यूटन्स के थर्ड लॉ को प्रूफ कर सकते हो।
न्यूटन का थर्ड लॉ, तो आप इसको नोट कर लेना कि आप इसको किस तरीके से न्यूटन्स थर्ड लॉ भी प्रूफ किया जा सकता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि जो प्रत्येक आवेश होता है, प्रत्येक क्रिया होती है, उसकी समान व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी अपन प्रूफ कर सकते हैं। ये इसका अथवा का क्वेश्चन है कि अथवा में और किस तरीके से आ सकता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम लेंगे दो चार्जेस, ये एक्स वाई। ठीक, ये यहां मैंने दो चार्जेस ले लिए, Q1 Q2, इनके पॉइंट हमने मान लिए A B। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट हमने मान लिया, ओरिजिन तो O हो गया, इसका मिड पॉइंट हमने मान लिया P। इसकी डिस्टेंस हुई R1, इसकी डिस्टेंस हुई R2, इसकी डिस्टेंस हुई R1। अब जो Q2 चार्जेस है, Q1 पर जो फोर्स लगाएगा उसको अपन लिखेंगे F12। ये किस तरीके से लिखते हैं अपन? 1 2 की जगह A B भी लिख सकते हैं, आपकी जो इच्छा है वो लिख सकते हो। वो आपको देखना है कि जिस पर लग रहा है, किस पर लग रहा है? 1 पर लग रहा है ना, Q1 पर, तो उसे पहले लिखेंगे। किसके थ्रू लग रहा है? 2 के थ्रू लग रहा है, तो इसको अपन लिखेंगे बाद में। तो ये हो गया F12। तो इसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा? F21। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर यही समझने का बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम यहाँ F12 लिखे, F21 लिखे, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसे किस तरीके से वर्क करना है, ये इसमें समस्या आती है। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, स्पेस की थोड़ी कमी है, तो ये डायग्राम तो हम नहीं मिटाएंगे, यह डायग्राम हम बाद में मिटा देंगे, लेकिन अभी पार्ट आप यहाँ पे करना है आपको, तो आप नोट करते जाना, थोड़ा समझ में आ जाए वीडियो पॉज करना और इसको उतार लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट क्या लिखेंगे? कूलाम नियम के अनुसार। क्या? फोर्स एट Q1 चार्ज बाय Q2। Q1 आवेश पर Q2 आवेश के द्वारा बल। ठीक है, Q1 आवेश पर Q2 आवेश के द्वारा बल किस पर लग रहा है? 1 पर। किसके द्वारा लग रहा है? 2 के द्वारा। तो F12 क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 कैप। ये ध्यान रखना है, कूलाम्स लॉ में आपने इतना तो पढ़ा हुआ था, लेकिन हमें पता है कि ये क्या है? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इसके अंदर वेक्टर आना है। वेक्टर आना है तो मैग्नीट्यूड के साथ क्या आना है? डायरेक्शन आनी है, और डायरेक्शन के लिए अपन जो यहाँ पर होता है ना वो लिख देते हैं R12 कैप। इस कैप का मतलब क्या है? इस कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब एकांक सदिश। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रहे, इंग्लिश में तो मैं लिख रही हूँ, लेकिन हिंदी में साथ साथ बोल रही हूँ, तो वो इसको नोट करते जाएं। यूनिट वेक्टर का मतलब होगा एकांक सदिश, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखना है सिमिलरली, इसी प्रकार फोर्स एट Q2 चार्ज बाय Q1। Q2 आवेश पर Q1 आवेश के द्वारा बल F21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर R21 कैप। इक्वेशन नंबर 2। आया समझ में? अब देखिए, ये तो कूलाम्स लॉ के थ्रू हो गया। अब आप सब 11th क्लास पढ़ के तो आए हैं, तो 11th क्लास के अंदर आपने रिलेटिव वेक्टर पढ़ा होगा, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी होगी। तो अब ये आपके थोड़ा सा काम आएगा। वो कैसे? वो देखिए, यहां लिखोगे वी नो दैट ये वैसे डायग्राम का काम सब कंप्लीट हो चुका है। डायग्राम से हमें ये 2 इक्वेशन चाहिए थी, बस ये कंप्लीट हो चुका है। अब आप नेक्स्ट देखिए, वी नो दैट R12 वेक्टर। R12 वेक्टर क्या होता है?
R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। जो पहले लिखा है उसको पहले लिख दो, जो बाद में लिखा है उसको बाद में लिख दो, बहुत सिंपल है। इक्वेशन नंबर 3, ठीक। 10 R21 वेक्टर क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इक्वेशन नंबर 4। If we take negative outside, यदि हम इक्वेशन 4 में से नेगेटिव को बाहर निकाल लें, ठीक है, क्या लिखोगे, यदि नेगेटिव या ऋणात्मक आवेश को यहां से बाहर निकाल लें तो R21 वेक्टर क्या बचेगा, माइनस R1 माइनस R2। वेक्टर है तो वेक्टर पे तो माइनस प्लस का इफेक्ट पड़ेगा ना, तो यहाँ इस टाइप लिखना है इसको, इस टाइप से, ठीक है। तो R21 वेक्टर क्या हुआ, माइनस के R12 वेक्टर, इक्वेशन नंबर 5। इसको ऐसे बॉक्स बना दोगे। यहां पर ये बात हो रही है वेक्टर्स की, वेक्टर भी आने वाला है क्योंकि, ठीक है। अब हमें मॉड चाहिए, मॉड भी है ना इसके अंदर। इस मॉड का क्या वर्क है, मॉड का मतलब क्या होता है कि कोई भी डिजिट नेगेटिव नहीं आएगी, अगर नेगेटिव भी है तो वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। सो R21 वेक्टर मॉड इज इक्वल टू R12 वेक्टर, इक्वेशन नंबर 6। बिकॉज हम जानते हैं ये चीज कि जब मॉड लग जाता है तो माइनस का इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से आपके पास 6 इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 6 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, या तो इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में अपने को क्या करनी है, पुट करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 एंड 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 5 व 6 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखना है ना अपने को, देखिए पूरा इरेज कर लेते हैं। ये था, यहां ध्यान ये रखना है कि जो R12 वेक्टर है, R12 कैप है, हटा इसको, चूतिया।